की बेटी भावना पांडे फिर एक बार आपको के सम्मुख जो 13 अप्रैल को मेरे साथ एक राहुल गांधी की एक कनिष्क का फर्जी बता कनिष्क ने मुझे बड़े बड़े नेताओं को लाइन में लेकर मुझे विश्वास में लिया और मैंने उसको 25 लाख 20 लाख खाते द्वारा और 5 लाख नकद। उसके बाद 24-25 तारीख से मैंने कप्तान को फ़ोन किया। उन्होंने एक एसओजी टीम भेजी 5-6 लोगों की और जिसमें मैंने उनको पूरे क्षेत्र के कैमरे चेक कराए। उसके बाद उन्होंने वो मुझसे अपने डायरी में कुछ नोट करके लेके गए। एसओजी टीम मेरे घर आकर 6-7 लोगों की टीम थी। उसके बाद उन्होंने उसकी पकड़ दकड़ में लग गई। जैसे मुझे ज्ञात हुआ कि वो 5-7 दिन उसको ढूंढने में लगे, एकाएक वो फर्जी कनिष्क मिलता है। कोई कहता है कि वो अमृतसर में मिला, कोई कहता है दिल्ली मिला, कोई कहता है वो देहरादून में मिला। मुझे अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है। और उसके बाद 4 दिन बाद उस दिन मैंने देखा जब मैं 3 तारीख को उसको गिरफ्तार किया गया तो एसओजी ने मुझे 2:30 बजे बुलाया और बुलाया तो मैं नेहरू नगर गई तो रास्ता भटक गई। एसओजी का 4-5 बार फ़ोन आया। मैंने कहा भाई वेट करिए। बाद में मालूम चला कि वहाँ पर एक वकील आया है और उसके घर वाले आ गए। तो मैं भड़की एसओजी टीम पर कि भाई ये बताओ कि मुझे तो तुम बाद में मिला रहे हो क्रिमिनल को, उसके घर वाले और वकील पहले आ गए। भाई ये मुझे कुछ दिमाग मेरा समझ में नहीं आया। मैंने सवाल किया था एसओजी टीम से। उन्होंने कहा कि उन्होंने नरेला थाने से पता लगा लिया, ये वो कहानी बताई। उसके बाद जब उसके साथ एक अमित लड़का भी गिरफ्तार करके लाते, उसके बुआ का लड़का, जिसको मुझे नहीं मिलाते ये लोग, न उसके घर वालों से मिलाते न वकील से मिलाते हैं। और उसी तारीख में 3 या 4 में ये उसको रखते हैं एसओजी टीम नेहरू नगर में। उसके बाद वकील हैं बृजभूषण शर्मा और गौरव अग्रवाल। किसने कराया वो वकील? उसके खाते में 3 लाख रुपए ठक्का भाई भेजता है। पहले उससे वीडियो कॉल के जरिए फ़ोन करते हैं, जो वॉइस कॉल सब मैं आपको सुनाऊंगी दूंगी भी। कहा जाता है कि मैडम 50 लाख मांग रही है। अरे मैंने तो 25 ही मांगे भाई, मेरे 25 गए, तुम 20 ही दे दो। मेरे नाम से 50 लाख मांगे गए, उस ऑडियो कॉल में है। उसके बाद उसने कहा मेरे पास नहीं है। फिर बोला गया कि 5 लाख दे दो। 3 लाख उसने भेज दिए और ये बोला कि 2 लाख रुपए मेरा भाई छूटेगा तब दे दूंगा। इधर मैं पैसे दूंगा, उधर मेरा भाई छूटना चाहिए। जब उसने अपने खाते से एसबीआई बैंक कचहरी में, बृजभूषण शर्मा है क्या, शर्मा नाम है वकील, उनके नाम से 3 लाख उसने 7 उसने रसीद भेजी है मुझे, 7 रसीद, उसमें पैसे भेजे। तो फिर मैंने ये मेरे संज्ञान में कुछ नहीं था। 3-4 दिन बाद वो रवि शर्मा, एक फ़ोन आता है अमृतसर से कि मैं रवि शर्मा बोल रहा हूँ, कि मैं गौरव, अब मेरा अखबार में पढ़ा ये। मैंने कहा तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? बोला मैंने फेसबुक से लिया। फिर वो रिकॉर्ड करने लगा मेरी आवाज़ को। तो मैंने बोला ऐसी ऐसी बातें करने लगा कि मैंने 3 लाख दे दिए। तो मैंने उसको बोला भाई कौन, किससे बात कर रहे हो आप, किसको 3 लाख दिए, क्या दिए? मुझे तो कोई पैसा दिया कि नहीं गया। तो उसके बाद मैंने वो फ़ोन काट दिया। फिर मैंने एसओजी को फ़ोन किया, उसने मुझे रसीद भिजवाई। एसओजी टीम से बात की तो उन्होंने बोला कि आपकी आवाज़ भी आ रही रिकॉर्डिंग में। उन्होंने कहा कि वकील से बात हुई, वकील के खाते में, जब एक एसओजी टीम का आदमी कह रहा है कि भाई पैसे चेक कर लेना कि आए या नहीं, ये ठग है। तो मैंने उनसे पूछा, मैं व्यक्ति का नाम नहीं बताऊंगी, वो एसएसपी खुलासा करेंगे इस बात का। जब मैं उससे पूछी भाई तूने 3 लाख रुपए क्यों बोला, जब मुझे बताया नहीं है तो तुमने कैसे पैसे मंगाए? उसके बाद वो कहते कि भाई मैंने वकील से कहा जब 25 लाख आ जाएंगे तब बताएंगे आपको। ये क्या मतलब है, ये क्या मजाक है? भाई मेरे नाम से पैसे आ गए देहरादून में और मुझे पता ही नहीं है वो कहाँ चले गए, कहाँ उड़ गए, किसके पास गए। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रही हूँ, इसका खुलासा होना चाहिए। और उसी दिन मैंने कप्तान साहब के व्हाट्सएप पे सारी ऑडियो वीडियो भेज दी। फिर मैंने एसओ भट्ट को भी सारी ऑडियो वीडियो भेजी। फिर मैंने एसओजी टीम को भी भेजी कि भाई इसमें सच क्या है ये अभी तक। फिर मैंने हमारे जो बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, पूरा नाम तो मुझे पता नहीं, हम लोग चीनी भाई कहते हैं, और उनसे भी मैंने 2 बार बात करी। उस दिन उनको भी ऑडियो कॉल भेजे और उनसे भी मैंने बात की और कल भी मैंने बात करी कि भाई इसका खुलासा होना चाहिए और पैसे किसके नाम से आए, ये मेरे केस को कमज़ोर किए जा कर रहे हैं। और मैंने बार बार
वो ठग मुझे एक ही चीज़ कह रहा है गौरव शर्मा कि भाई मैं आपसे पंगा लेना नहीं चाहता क्योंकि मैंने बहुत ठगी करी है, आप जैसी एक्टिव महिला, खतरनाक महिला मैंने नहीं देखी। जब एक ठग मुझसे डर रहा है तो ये लोग क्यों नहीं डर रहे भाई? बताइए, इतने बड़े महाठग कौन है ये महाठग जिसने ठग को ही ठग दिया? तो भाई ये उत्तराखंड के महाठग मैं खुलासा चाहती हूँ, और मैं कप्तान भी और इसको मुख्यमंत्री भी और इसको डीजीपी संज्ञान मिले कि जिसके नाम से पैसे आए, जो ऑडियो कॉलिंग है उसकी जांच होनी चाहिए और पता लगना चाहिए मेरे केस को कमजोर क्यों। जब आप भावना पांडे जैसी महिला, इतनी खूंखार महिला, उसके केस में तुम पैसे खा रहे हो भैया, फिर उत्तराखंड में कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। ये बड़े दुर्भाग्य, मैं इसमें कप्तान की कोई गलती नहीं समझती, क्योंकि जो 2 स्टार 1 स्टार वाले होते ना, ये सब गड़बड़ करते हैं। ये सब जरा अवैध खनन में हो, चाहे शराब में हो, चाहे लड़कियों के मामले में हो। अभी ठग को मिला महाठग, तो मैं उस महाठग का मुझे पता लगाना है, पता लगाए सरकार, कप्तान और डीजीपी और मुख्यमंत्री। मतलब इसी तरह हर पूरे प्रदेश में यही हाल है। मतलब पैसे दो, क्रिमिनलों को पैसा देके। अभी आप देखिए, अभी मेरे को कल एक फोन आया था यूकेडी के किसी कि उत्तराखंड क्रांति दल वालों का जितने भी हमारे आंदोलन करते उनका 10% हर नौकरी में रिजर्वेशन था। उसके लिए इनके पास वकील नहीं है, क्रिमिनलों के लिए वकील है। बताइए, हमारे शहीदों के लिए इनके पास वकील नहीं है। हमारे शहीदों का 30 साल से केस लड़ा जा रहा है, और अभी जो आंदोलनकारियों का 10% हाईकोर्ट में चल रहा है रिजर्वेशन वाला, उसके लिए वकील नहीं खड़ा करते हैं, और ठग को वकील प्रोवाइड कर देते हैं ये लोग। तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इस प्रदेश का सर्वनाश किसने किया, कौन कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं कप्तान से कह चाहता हूँ, कप्तान साहब का काम बहुत है। और एक तो वीआईपी इतने आते हैं देहरादून में, वो जब देखो मैं उस दिन मिलने गई तो वीआईपी की ड्यूटी में रहते हैं सारे। और हेडेक, अगर इतना ज़्यादा काम कप्तान के पास है, 2 कप्तान बना दो यहाँ पर, क्यों? एक वीआईपी के लिए अलग बनाओ और एक आम आदमी के लिए अलग बनाओ। तो इसलिए बहुत ही, और हमेशा मैं कहना चाहती हूँ, मैं कभी किसी कप्तान को दोषी नहीं मानूंगी, मगर इन पुलिस वालों के अगर ये पकड़े जाएं तो इनको सलाखों के पीछे भेजो। गलती किसकी है? मतलब कैसी हिम्मत होगी इनकी कि मेरे नाम का पैसा तुमने मंगाया? जब मेरी 25 लाख है तो मैं 50 लाख क्यों मांगूंगी? तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। कल को ऐसा ना हो उसकी रिकॉर्डिंग से मेरा केस कमजोर हो। कल को वो तिलमिलाए घूम रहा है, भाई ठग के साथ ठगी होगी तो तिलमिलाएगा। तो इसी के साथ एक ऐसी वाक्या और है, रुड़की का प्रज्ञा सिंह, वो केदारनाथ से आती है और देहरादून से वो बैठती है ट्रेन में, AC फर्स्ट में, और कहीं रुड़की थाने से उसको मेरा नंबर मिलता है। कोई पत्रकार देते कि भाई भावना पांडे आपका सुन करेगी। वो लड़की के भाई, जेठ और लड़की का मौसी का लड़का, वो मेरे पास आते हैं शाम को 7 बजे। उसके बाद मैं एक वो वीडियो भेजती हूँ अपने फेसबुक पे, और 2-4 पत्रकारों को मैं बोलती हूँ जो रुड़की से आए थे। उसके बाद मैं SP से बात करती हूँ सियाल से कि भाई क्या मामला है, लड़की कहाँ चलेगी। पहले उसको गुमशुदा कहते हैं, बाद में उस पर किडनैपिंग का केस बनाते हैं। 24 घंटे में लड़की बरामद हो जाती है, और फिर कहते हैं बिहार से हुई। आप बताइए, बिहार 35 घंटा लगता है जाने में और आने में, तो अब 24 घंटे में कैसे बरामद हुई लड़की? और फिर उस लड़की के मौसी, जेठ का और बड़े भाई का फोन आता है कि पुलिस हमें गुमराह कर रही है, और ये हमें बता नहीं रही कहाँ से लड़की पकड़ी। कभी उनसे कहते हैं मुजफ्फरनगर चलो, कभी कहते हैं उनसे बनारस चलो, कभी कहते हैं ये लड़की लक्सर में पाई गई। कैसे इन्होंने पेश करी? क्योंकि जितने भी धंधे चल रहे हैं उत्तराखंड में, ये सब पुलिस की उससे छांटकाट चल रहे हैं। जब पता चला गुमशुदा, मैंने जब दूसरे दिन बहुत सारे रुड़की के पत्रकार भेजे, जब प्रेस मीडिया में आया तो इन जो जितने भी बदमाश हैं, ये जितने भी ये धंधे कर रहे हैं, ये सब नीचे चीता से और 1 स्टार 2 स्टार वालों से मिलकर ये सब धंधा करते हैं। और बहुत दुर्भाग्य है इस प्रदेश के लिए। और ऐसी मामला एक मेरे पास अभी कुछ दिन 2 साल पहले आया था, 6 लड़कियां नौकरी के बहाने लाई गई थी मोतीचूर में, और जब मैंने CO को और SSP को बोला, उनको शिफ्ट कर दिया देहरादून। 6 महीने बाद मिली वो लड़कियां। इसीलिए कहती हूँ, बिना पुलिस के सांठ गांठ के मैं ये कभी नहीं कहती कि कप्तान इन्वॉल्व है, मैं कभी नहीं कहती CO इन्वॉल्व है। उससे नीचे का जो 1 स्टार हेड कांस्टेबल, ये सबके संदिग्ध पाए जाते हैं और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं सब लोगों ने उत्तराखंड का नाश मार दिया। तो मैं बहुत आज आहत हूँ ये पुलिस की इस कार्रवाई से।